Hello students, I hope that you all are fine. So students, today we are going to start our new chapter of a new subject. Your subject is political science, which comes in social studies or you can say social science. तो social science का एक तीसरा सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट है, जिसका नाम कहते हैं political science. So in this chapter we are going to start chapter number 1 and the name of chapter number 1 is equality. इक्वलिटी, समानता, बराबरी. आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं कि भाई हर जगह आपको इक्वलिटी मिलती है. घर पे दो भाई बहन हैं, दोनों को बराबर की चीज़ें मिलें, दोनों को बराबर प्यार मिले. आप कहीं जाते हैं, सब लोगों को बराबर की फैसिलिटी मिले, ये सब आप लोग देखते हैं. लेकिन वास्तव में इसके पीछे कहानी क्या है? क्या शुरू से ही सबके लिए समानताएं थी? क्या शुरू से ही सबको समान चीज़ें मिलती थी? क्या समान अधिकार थे? ये सब इसमें चैप्टर में जानने को मिलेगा. इक्वलिटी अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी गणतंत्र, डेमोक्रेसी गणतंत्र. तो डेमोक्रेसी का सबसे मुख्य अंश जो है वो आपका इक्वलिटी है. इसके मेन फीचर्स में जो एक अंश है वो आपका इक्वलिटी, डेमोक्रेसी का एक फीचर बताया गया है. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो बता देते हैं. हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है. इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी कि भाई जो इक्वलिटी है, बराबर जो आपकी बराबरी है, समानता है वो, प्लस जो डेमोक्रेसी है, जो आपका गणतंत्र है वो. टाइप्स ऑफ इक्वलिटी. इक्वलिटी कितने कितने टाइप की है ये पढ़ेंगे. इनइक्वलिटी अराउंड द वर्ल्ड. आपकी इस वर्ल्ड में जो असमानता है, जो ऊंच नीच है, उसके बारे में पढ़ेंगे. इक्वलिटी एंड डिग्निटी. अब आपकी समानता और डिग्निटी होता है आपका गौरव, आपका आत्मसम्मान की बात यहाँ पर की जा रही है, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आइए शुरू करते हैं. अबाउट इक्वलिटी. The literal meaning of democracy is ruled by the people. जो डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है वो आप कह सकते हैं कि जब लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, जब किसी देश में लोग आपस में मिलकर शासन करते हैं, उसको आप कहते हो डेमोक्रेसी. जहाँ लोगों की मर्जी चलती है उसको आप कहते हो डेमोक्रेसी. दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया. अब जो ये डेमोक्रेसी वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड से आया है और ग्रीक वर्ड में जो वर्ड है वो है डेमोक्रेटिया. अब डेमोक्रेटिया जो वर्ड मिलके बना है यह दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है. एक वर्ड है आपका डेमोज और दूसरा आपका है क्रेटोज. एक आपका है डेमोज, दूसरा आपका है क्रेटोज. तो डेमोक्रेटोज, डेमो का मतलब होता है पीपल, लोग. क्रेटोज का मतलब होता है रूल. जब लोगों के द्वारा रूल किया जाता है उसको आप कहते हो डेमोक्रेटिया, जिसको आप यहाँ पर कहते हैं डेमोक्रेसी. एंड वाज फर्स्ट यूज्ड इन द मिडिल ऑफ द 5th BC टू रेफर टू द देन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम इन सम एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स, मोस्ट नोटेबली एथेंस. और जो सबसे पहले इसका यूज़ किया गया था, डेमोक्रेसी का यूज़ किया गया था, वो 5वीं शताब्दी, जो आपकी 5th BC बिफोर कॉमन एरा. बिफोर कॉमन एरा के बारे में आपको 6th क्लास में बताया था कि कॉमन एरा होता है, बिफोर कॉमन एरा होता है, या आप कहते हैं AD या BC यूज़ करते हैं. तो जो बिफोर कॉमन एरा है उसकी 5वीं शताब्दी के मध्य में हमें ग्रीक का एक शहर था एथेंस के द्वारा वहाँ पर ये डेमोक्रेसी यूज़ की गई थी. लोगों के द्वारा सरकार वहाँ पर बनाई गई थी. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया एक गणतंत्र देश है. विच प्रोवाइड्स इक्वलिटी टू ऑल. जहाँ पर सबको समानता का अधिकार मिलता है, सब समान है, सब बिल्कुल बराबर है. डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन इक्वलिटी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन एंड इट्स पीपल. अब जो डेमोक्रेसी है वो निर्भर करती है, वो डिपेंड होती है किस पर? इक्वलिटी पर. और इक्वलिटी किस किस की? आपकी राष्ट्र की इक्वलिटी या जो राष्ट्र में जो लोग हैं उनकी इक्वलिटी. एज वी नो दैट, जैसे हम जानते हैं, डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट
एंड इज रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे हम जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सरकार चुनी जाती है किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। सरकार चुनी जाती है लोगों के द्वारा। देयरफॉर इसका मतलब कॉमन पीपल इक्वली इन्फ्लुएंस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि जो आपके कॉमन पीपल है, आम लोग है, आम जनता है, ये सरकार के फैसलों को भी अफेक्ट करती है, उनको भी प्रभावित करती है। इन इंडिया, भारत में ऑल आर इक्वल बिफोर द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। अब आपके भारत में कानून के सामने, कार्यपालिका के सामने, ये जो विधान पालिका है उसके सामने सब लोग बराबर हैं, सब लोग समान हैं, सबके बराबर के अधिकार हैं। अब सपोज करो, इसका एग्जांपल ये कह रहा है कि मान लो कोई अपराधी है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही छोटा आदमी क्यों ना हो, सबके लिए नियम व कानून बिल्कुल बराबर है। ठीक है, इसी को कहते हैं इक्वलिटी, इसी को कहते हैं इक्वलिटी। तो इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसलिए हम कहते हैं कि जो इक्वलिटी है वह एक फंडामेंटल राइट है। क्या है? एक मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट को समझना, एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को दिया गया है। एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि इक्वलिटी जो समानता है, ये एक समानता का जो अधिकार है, ये नागरिकों को दिया गया है, ये नागरिकों को दिया गया है, जो कि संविधान में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया, इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि हमारे संविधान में जो भारत के नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और उन्हीं फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट है जिसको आप कहते हैं इक्वलिटी, जिसको आप कहते हैं इक्वलिटी। सो यू शुड नो दैट इक्वलिटी इज़ द फंडामेंटल राइट्स विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के हर एक नागरिक को बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार दिया गया है। किस में दिया गया है? फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि वास्तव में डेमोक्रेसी हिस्ट्री क्या है। अब आपको लगता होगा कि भाई डेमोक्रेसी है, हमारे भारत में हम लोग वोट डालते हैं, हमारे द्वारा मंत्री चुने जाते हैं, हम लोग मेंबर चुनते हैं, तो शुरू से ऐसा ही होता होगा। हम इन चीज़ों को एक ऐसे रूल में लेते हैं कि भाई ठीक है, ये हो रहा है तो ये ऐसे ही शुरू से चल रहा होगा, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत किसी ने नहीं करी होगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, इन चीज़ों को यहाँ पर बताया गया कि वास्तव में हमें जो डेमोक्रेसी में इक्वलिटी मिली या हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी शुरू हुई, वह हुई कैसे। यहाँ पर डेमोक्रेसी की हिस्ट्री आपको बताने जा रहे हैं। आइए, हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी का फर्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन हिस्ट्री कैन बी सीन इन एथेंस ग्रीस। अभी आपको बताया था कि BC 5th BC के मिडिल में ग्रीस के एक शहर में यह इस्तेमाल किया गया था। उस शहर का नाम क्या था? एथेंस। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी डेमोक्रेसी की, वो एथेंस में हुई थी, जो ग्रीस का एक पार्ट है। देयर ऑल द मेल्स सिटीजन्स फॉर्म्ड एन असेंबली। वहाँ पर सभी मेल्स ने, जो मेल पार्ट था, जो मेल पॉपुलेशन थी, उन सब ने मिलकर एक असेंबली बनाई। दिस असेंबली टुक इम्पोर्टेंट डिसीजंस फॉर द स्टेट। अब उस राज्य के लिए जो भी जरूरी फैसले होते थी वो ये असेंबली लेती थी। हाउएवर द वुमेन, द स्लेव्स एंड द पीपल ऑफ द अदर स्टेट्स वर नॉट अलाउड टू बिकम ए पार्ट ऑफ दिस असेंबली। अब इसमें वुमेन्स को, जो स्लेव्स थे, जो वहाँ गुलाम थे, उनको, और जो लोग बाहर से आके बसे हुए थे, उनको असेंबली में जाने का, असेंबली के फैसलों में होने का कोई भी अधिकार नहीं था। लेटर, बाद में रोमन एम्पायर की अगर बात करें तो वहाँ पर एक असेंबली बनाई गई जिसको हम कहते हैं सीनेट, जिसको वो सीनेट कहते हैं।
इन दिस द पीपल इलेक्टेड द काउंसल्स, इसमें काउंसिल वही रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता था 1 साल के लिए जो सरकार को चलाता था। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। बट विद द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, लेकिन जैसे जैसे रोमन एम्पायर में गिरावट आई है, ढलान पे जाना शुरू हो गया, डेमोक्रेसी मोस्टली डिसअपियर्ड, तो जो डेमोक्रेसी वह बिल्कुल गायब हो गई। इट वाज फॉलोड बाय एन एज, अब डेमोक्रेसी के बाद यहाँ पर हिंसा हुई, यहाँ पर युद्ध होने लगे और यहाँ पर राजा की निरंकुशता चलने लगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, देन द वर्ल्ड विटनेस्ड इट, अब संसार इसका गवाह है कि दोबारा फिर ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टीज ऑफ इंग्लैंड वाज साइंड इन 1215 सी, 1215 ईस्वी में, 1215 कॉमन एरा में क्या हुआ कि इंग्लैंड में एक चार्टर साइन किया गया, चार्टर ऑफ लिबर्टीज, एक चार्टर ऑफ लिबर्टीज साइन किया गया और इसका नाम था मैग्ना कार्टा। इन्होंने, आप कह सकते हैं, एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन का रूप, एक छोटा सा रूल्स एंड पॉलिसीज विद देयर रेगुलेशंस का एक फॉर्मेट था जिसमें कि इन्होंने बहुत सारे नियम बनाए थे। उस नियम का जो बुकलेट था उसको नाम दिया था मैग्ना कार्टा। क्या नाम दिया था? मैग्ना कार्टा। इट वाज ए डॉक्यूमेंट दैट वाज साइंड बाय द किंग, और यह राजा के द्वारा साइन किया गया था। द नोबल्स गोट इट साइन फ्रॉम हिम, और इसको साइन कराया किसने था? जो वहाँ के नोबल्स लोग थे, जो कुलीन वर्ग था, जो सामंत वर्ग था, जो एक मध्यम वर्ग से ऊपर होता है उसको नोबल क्लास कहते हैं। विद दिस डॉक्यूमेंट द प्रिविलेजेस ऑफ द किंग वर रेस्ट्रिक्टेड, अब इस डॉक्यूमेंट के साथ कि जो राजा की प्रिविलेज थे, कुछ खास अधिकार थे, उनको सीमित कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट, उनको सीमित कर दिया गया। इट वाज इस्टेब्लिश दैट द किंग वाज नॉट अबव द लॉ, और इसने यह बताया कि जो राजा है वो लॉ से ऊपर नहीं है, वो कानून से ऊपर नहीं है। द नोबल्स कुड पनिश हिम इफ ही ब्रोक द लॉ, और अगर राजा भी कानून तोड़ता है, नियम तोड़ता है, तो जो नोबल्स क्लास थी, जो ये कुलीन वर्ग था, यह उसको दंड दे सकता था, पनिश कर सकता था, सजा दे सकता था। नेक्स्ट पॉइंट, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके बाद इस डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसको हम कहते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब अमेरिका में कहानी क्या थी कि बेसिकली वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने, इंग्लैंड ने वहाँ पर अपनी 13 कॉलोनीज बसा रखी थी, या 13 जगह इन्होंने वहाँ पर कब्जा रखी थी, वहाँ पर अपने लोग छोड़े हुए थे। तो उन 13 जगह पर थी तो वो अमेरिका में, लेकिन उस पर जो आदेश चलते, जो ऑर्डर चलते, रूल जो चलता था, वो ब्रिटिशर्स का चलता था, अंग्रेज़ों का चलता था, इंग्लैंड का चलता था। ठीक है, ये थी कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली ब्रिटिश मोनार्की थी, अभी आपको बताया कि अंग्रेज़ों को चलता था, इनकी मोनार्की थी और इन्हीं का यहाँ पर सब कुछ नियम वगैरह, राजतंत्र चलता था। इन 1776, 1776 की बात है, दीज कॉलोनीज एडोप्टेड अ डॉक्यूमेंट, इन्होंने भी, दीज 13 कॉलोनीज विच इज़ नाउ द पार्ट ऑफ अमेरिकन स्टेट कॉल्ड द यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इन्होंने भी अपना एक डॉक्यूमेंट बनाया, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को नाम दिया। एज पर दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर दीज कॉलोनीज, ये जो कॉलोनीज थी, अब ये ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं थी, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इस डॉक्यूमेंट के बनने के बाद इसमें अब ब्रिटिश एम्पायर का कोई भी रोल नहीं रहा था। दे फॉर्म्ड अ न्यू सोवरेन स्टेट नेम्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इन लोगों ने, किसने? जो अमेरिकन कंट्री है उसमें इन 13 कॉलोनीज को साथ में लेकर इन्होंने एक नया सोवरेन कंट्री बनाई, संप्रभुता बनाई, मतलब अपना एक पार्ट बना लिया, जिसको उन्होंने नाम दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या नाम दिया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो जब अमेरिका का डेवलपमेंट हो गया, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया, उसके बाद फाइनली
द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्राउट एन एंड टू द मोनार्की एंड एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। जब अमेरिका में वार हुआ था इंडिपेंडेंस का, उसके बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन से 9th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर उसका हिंट दिया हुआ है कि जब फाइनली फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म होने वाला था तो इसने ख़त्म होने के साथ साथ मोनार्की का एंड किया। किसका एंड किया? मोनार्की का एंड किया, राजतंत्र का एंड किया। मोनार्की होता है जब किसी जगह पर सिर्फ राजा का ही अधिकार रहता है, सिर्फ राजा का ही रूल चलता है, जो राजा ने कह दिया वो फाइनल हो गया। तो इसका एंड हो गया था और यहाँ पर इन्होंने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया था। क्या किया था? डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया था। द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। अब जो फ्रेंच सोसाइटी थी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने से पहले वह 3 टुकड़ों में 3 क्लासेस में बटी हुई थी। वह 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। द फर्स्ट कंप्राइज्ड ऑफ द प्रीस्ट। पहली क्लास में इसके प्रीस्ट और रिलीजियस लीडर आते थे, जो धार्मिक गुरु थे। दूसरी क्लासेस में नोबल्स पीपल आते थे, जो मतलब पैसे वाले लोग थे, संपन्न लोग थे। और थर्ड क्लास में जो आते थे वे पुअर पीजेंट्स, गरीब लोग आते थे। अब गरीब लोगों पर उधर तो जो पादरी होते थे, जो रिलीजियस लीडर होते थे, प्रीस्ट होते थे, वो भी अपना अधिकार करते थे, और जो नोबल्स लोग थे वो भी इन गरीब किसानों पर अपना अधिकार जमाते थे। ऑल द टैक्सेस, और जितने भी टैक्स होते थे वो सिर्फ थर्ड क्लास, जो ये पुअर लोग होते थे, पुअर पीजेंट्स होते थे या आर्टिस्ट होते थे, सिर्फ इन लोगों को ही टैक्स देना पड़ता था। बाकी ऊपर की दोनों क्लासेस टैक्स नहीं देती थी। वे दोनों आराम से, उनको यहाँ तक कि प्रिविलेज मिलते थे, खास अधिकार मिलते थे, जिससे कि वो बड़े मज़े का लाइफ जीते थे। एट लास्ट, आखिर में रिवोल्ट हो गया भाई, विद्रोह कर दिया गरीब लोगों ने, जिसने मोनार्की बिल्कुल ख़त्म कर दी, राजतंत्र को ख़त्म कर दिया फ्रांस में। देयर आफ्टर अ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली, एक असेंबली बनाई गई जिसका नाम था नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली, विद द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल द 3 क्लासेस, जिसमें तीनों क्लासेस, फर्स्ट क्लास से भी, सेकंड से भी, थर्ड क्लास से भी, तीनों क्लासेस से रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए और उन्होंने वहाँ पर एक असेंबली फॉर्म की। इट एडोप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड ऑफ द सिटीजन इन 1789। अब जो ये असेंबली थी इन्होंने एडोप्ट किया 1789 में। कब? 1789 में एक डिक्लेरेशन दिया, एक अपना फॉर्म बनाया, एक आप कह सकते हैं कि अपना एक डॉक्यूमेंट बनाया, जैसा कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था अपना मैग्ना कार्टा। क्या बनाया था? मैग्ना कार्टा। तो ऐसे ही डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड ऑफ द सिटीजन, जो फ्रांस के नागरिक थे उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या अधिकार होने चाहिए, वो सब इन लोगों ने भी 1789 में बना दिया। दिस डिक्लेयर दैट ऑल द मैन आर इक्वल बाय नेचर एंड बिफोर द लॉ। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई जो भी आदमी है, कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, राजा हो, छोटा किसान हो, गरीब आदमी हो, ये सब नियम और कानून के सामने, बाय लॉ, कानून के सामने बराबर हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं होगा, ये बिल्कुल बराबर होंगे। द पीपल could not bear the cruel, unjust, oppressive form of governance of the monarchy and dictatorship form of government prevalent in ancient time। इन्होंने कहा कि कोई भी आदमी अब अन्याय नहीं सहेगा, कोई उसको दबाएगा नहीं, जैसे कि राजतंत्र में होता था। भाई आपको पता है कि राजा का ही सब कुछ अधिकार था, जो उसने कह दिया वही सत्ता, वही उसका नियम बन गया। तो कह रहा है कोई भी आदमी अब किसी का भी दबाव को नहीं सहेगा, कोई भी अन्याय नहीं सहेगा, और जो तानाशाह है वो तानाशाह, जैसे कि पहले सरकारें होती थी तानाशाह वाली, कि भाई अमीर गरीब को दबा के रखता था, अमीर गरीब से काम कराता था, बंधुआ मजदूरी होती थी, उन सब को इन्होंने मना कर दिया। दे फेल्ट द अर्जेंट नीड ऑफ ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द जनरल मासेस हैड देयर ओन रिप्रेजेंटेशन एंड इन्फ्लुएंस। Thus, we can say that democracy was developed as a response to the other form of unpopular governments। तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब जो गवर्नमेंट होगी वो रिपब्लिक गवर्नमेंट होगी। क्या होगी? रिपब्लिक गवर्नमेंट होगी, जिसमें कि पर्सन, जिसमें कि जो जनता होगी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे भेजेगी
और वो रिप्रेजेंटेटिव उनकी समस्याओं को सामने रखेगा और उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो हिस्ट्री थी डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी कैसे आई, कैसे इसको फॉलो किया गया और कैसे इसने अपनी जगह बनाई, वो सब हमने यहाँ पर पढ़ा। अब है डेमोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम्स। अगर हम आज की बात करते हैं कि आज के टाइम में डेमोक्रेसी कैसी है, तो यहाँ पर बताया गया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। 2 तरह की डेमोक्रेसी है। वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सेकंड इज इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो अगर आप नाम से देखें तो नाम से पता लग रहा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें जो पीपल है, जो लोग हैं, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब उनसे सीधा संपर्क होता है। भाई जो सरकार ने, जो गवर्नमेंट कोई नया कानून बना रही है, कोई नई पॉलिसी लेकर आ रही है, तो ये लोग वो हैं जो सीधा अपना डिसीजन इनको सुना सकते हैं, सीधा अपना डिसीजन इनको बताते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं कि हाँ भाई ये सही है या गलत है। फिर आते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसमें जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। जैसे मान लो आप लोग चुनते हैं कि मेंबर चुन लिया, प्रधान चुन लिया, या आपने कोई नेता चुन लिया, एमएलए चुन लिया, तो ये क्या है, आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इस तरह की जो डेमोक्रेसी होती है, इनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी या तो पार्लियामेंट्री भी होती है या प्रेसिडेंशियल भी। पार्लियामेंट जो आपने सुना होगा, लोकसभा, राज्यसभा, या प्रेसिडेंशियल मतलब जहाँ पर प्रेसिडेंट का नियम चलते हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इक्वलिटी अमंग ऑल द पीपल इज़ वाइटल फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज। अब आपने देखा होगा कि इन दोनों ही डेमोक्रेसीज के टाइप में इक्वलिटी का अपना एक प्लेस है, इक्वलिटी सबके लिए बराबर है, इक्वलिटी सबको दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये तो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इक्वलिटी। इतनी देर से हम लोग इक्वलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि इक्वलिटी है क्या। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इक्वलिटी के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ इक्वलिटी के बारे में। आइए, तो इक्वलिटी इज ऑफ 4 टाइप्स। हियर द इक्वलिटी इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। द वन इज पॉलिटिकल इक्वलिटी, रिलीजियस इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड सोशल इक्वलिटी। कि जब आपको हर जगह पर इक्वलिटी दी जाती है, चाहे वो आपका पॉलिटिकल, चाहे वो आपका रिलीजियस, चाहे वो आपका इकोनॉमिक, चाहे वो आपका सोशल। By political equality is established when all the people of a country are considered equal before the government of a country. By political equality तब इस्टेब्लिश होती है जब गवर्नमेंट के सामने देश का हर एक नागरिक इक्वल होता है। गवर्नमेंट के सामने देश का हर एक नागरिक इक्वल होता है। गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ देश के हर एक नागरिक के लिए इक्वल होती हैं। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री दैट प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स टू कास्ट द वोट टू ऑल इट्स सिटीजन्स। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर इक्वलिटी का हम बता सकते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी में, कि भाई आपको पता है कि 18 साल का होते ही कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है। 18 साल का जो व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दैट मीन्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब कि सबको बराबर का वोट डालने का अधिकार होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपने देखा कि अगर कोई भी आपके आसपास 18 साल का हो जाता है तो वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी जगह का हो, वह वोट डाल सकता है, उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। तो यही बात इसमें बताई गई है। रिलीजियस इक्वलिटी क्या है? रिलीजियस इक्वलिटी इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन द पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। रिलीजियस इक्वलिटी तब आती है जब देश के हर एक नागरिक को और हर एक धर्म को बराबर इम्पोर्टेंस मिलती है। आपको पता है कि आपके भारत में ईद भी उतने ही उत्साह से मनाई जाती है, आपके भारत में क्रिसमस भी
इतना ही उत्साह से मनाया जाता है। आपके भारत में होली, दिवाली, रमज़ान, जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सब बराबर खुशी से मनाए जाते हैं, बराबर अधिकारों से बनाए जाते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह के जो इक्वलिटी दी गई है उसको हम कह सकते हैं कि भाई ये आपकी रिलीजियस इक्वलिटी है। क्या है? ये रिलीजियस इक्वलिटी है। और हमारे भारत में पीपल इन इंडिया फ्री टू चूज़ एंड फॉलो रिलीजन, कि हमारे भारत में हर एक व्यक्ति आज़ाद है अपने धर्म को चुनने के लिए और उस धर्म को लागू करने के लिए अपने ऊपर। ठीक है, ये हमारे देश की खासियत है, इसको हम रिलीजियस इक्वलिटी कहते हैं। चलिए, कम ऑन द नेक्स्ट इक्वलिटी। नेक्स्ट इक्वलिटी क्या है? इकोनॉमिक इक्वलिटी। क्या है? इकोनॉमिक इक्वलिटी। इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ वी कंसिडर द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ऑल द पीपल ऑफ ए कंट्री देयर इज़ वास्ट डिफरेंस इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो आपके देश में लोग हैं उन सबका अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस है। स्टेटस मतलब कि कोई तो बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत के संसाधन हैं, वो सबके लिए बराबर है। भाई फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहें कि भाई बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कि भाई रोटी है, खाना खाना है, तो जो खाना खाना है वो अनाज गरीब के लिए भी है और वो अनाज अमीर के लिए भी है। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो अनाज सिर्फ अमीर ही इस्तेमाल कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता। ठीक है, पानी है, पानी आपका एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। क्या उसमें ऐसा है कि अमीर आदमी इस्तेमाल कर सकता, गरीब नहीं कर सकता? नहीं, उस पानी पे सबका बराबर का अधिकार है। तो यहाँ पर इसको बताया गया है कि इट इज़ द इकोनॉमिक इक्वलिटी। जैसे यहाँ पर कहा कि मान लो एवरीवन इज़ एंटाइटल्ड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी। मान लो आप कहीं पर कोई काम कर रहे हैं, भाई गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर दोनों एक सेम लेवल पे काम कर रहे हैं तो सेम लेवल पे काम करने पर उनको जो पैसा मिलता है, जो उनकी सैलरी होती है, वो भी बराबर होती है। उसमें जाति का, उसके लिंग का, उसके धर्म का कोई रोल नहीं होता कि भाई ये इस धर्म का है इसको ज़्यादा दे दो, ये इस जाति का है तो इसको कम दे दो, ऐसा नहीं होता। सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता क्या है? अब सामाजिक समानता क्या है? सोशल इक्वलिटी इम्प्लाइज ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल इन द सोसाइटी रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, क्रीड और रेस। आप एक समाज में हर एक व्यक्ति को इक्वल माना जाता है, उसकी जाति नहीं देखी जाती, धर्म नहीं देखा जाता, उसका वंश नहीं देखा जाता, उसका कुल नहीं देखा जाता। तो ये इन सब से हटकर, इन सब से ऊपर होकर हम उसको सोशल इक्वलिटी के अंदर देखते हैं कि भाई समाज का व्यक्ति तो सब बराबर है, सामाजिक स्तर पर बराबर है। इसका मतलब इक्वल राइट्स टू विजिट, अगर वह मान लो रिलीजियस प्लेस पे जाता है तो वहाँ पर उसका आना वर्जित नहीं है। जबकि पहले अगर आप देखें तो मंदिर में सिर्फ बड़े लोग जाते थे, गरीबों को, शूद्रों को वहाँ पर जाने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब क्या है कि मान लो कोई भी दुकान है, कोई भी मार्केट है, कोई भी मैदान है, उसमें कोई भी आदमी, समाज का कोई भी आदमी बिना रुके टुके जा सकता है, बिना रोक टोक के जा सकता है, वहाँ पर उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। इसको आप कहते हैं सोशल इक्वलिटी। ठीक है, पहले क्या होता था, मान लो एक मंदिर है तो भाई उसमें सिर्फ राजा ही जा सकता है, कोई और उसमें जा ही नहीं सकता, सबका प्रवेश वर्जित होता था, सबका प्रवेश मना था। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी, अब कुछ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस थी, कुछ मतलब मतभेद वाले काम थे, जैसे कि मान लो अनटचेबिलिटी, आपने सुना छुआछूत। ठीक है, छुआछूत का मतलब ये था कि जितने भी आपके शूद्र थे बेचारे, ये नाली साफ करने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले, ये सब बड़े लोगों से दूर रहते थे। इनके लिए अलग कुआं होता था, अलग पानी की जगह, अलग रहने की जगह होती थी, तो उसको कहा गया डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। तो ये जो अनटचेबिलिटी थी, ये जो छुआछूत का जो एक भेद था, ये कानून के खिलाफ बताया गया, और जो इसको फॉलो करेगा
उसको सज़ा दी जाएगी, पनिशमेंट दिया जाएगा, उसको अपराध घोषित किया जाएगा। तो ये सोशल इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए इस कानून को पास किया गया। ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी डिजर्व द सेम रेस्पेक्ट। अब इस समाज में, इस सोसाइटी में जितने लोग हैं, इस समाज में जितने लोग हैं, इस समाज में जितने लोग हैं उन सब के लिए समान रेस्पेक्ट है, समान डिग्निटी है। डिग्निटी मतलब उनका अपना आत्मसम्मान होता है, उन सब का अपना आदर होता है। तो ये सब सोशल इक्वलिटी के अंदर आते हैं, ये सब सोशल इक्वलिटी के अंदर आते हैं। डिग्निटी का मतलब आपको बताया सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान भी हर एक व्यक्ति का होता है, ठीक है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति का आत्मसम्मान होता है, वो सोशल इक्वलिटी में बताया गया है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। तो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस में बात करेंगे, हम एक सीमांत वर्ग की बात करेंगे, एक सेक्शन की बात करेंगे। द इंडियन सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन्स। जैसे आपको पता है कि भारतीय समाज है ये अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्म में बटा हुआ है। यहाँ तक कि अगर हिंदू धर्म की बात करें तो वह 4 जातियों में बटा हुआ है। और हिंदू धर्म की 4 जातियाँ कौन सी हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शेड्यूल कास्ट, जो शूद्राज हैं इनको आप शेड्यूल कास्ट भी कहते हैं, जो इनके लो स्टैंडर्ड वर्क की जो इनका एक निम्न स्तर है उसको ध्यान में रख के यह नाम दिया गया है। इनको आप दलित्स भी कहते हैं। अब इन दलित में से एक बहुत अच्छे राइटर हुए हैं जिनका नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनका नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो एक बहुत अच्छे दलित राइटर हुए हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम था झूठन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक नेम झूठन, तो आप कहेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। इस किताब में इन्होंने बताया कि जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था, कैसे प्रिवेलेंट पुराने समय में जो समाज में मतभेद या भेदभाव होता था उसके बारे में इस किताब में बताया गया है। सोशल प्रैक्टिसेस सच एज कास्ट सिस्टम, कुछ समाज में कुछ और भी क्रियाएं थी और भी प्रक्रियाएं थी जो जाति सिस्टम दिया। लोअर स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं का निचला स्तर, वर इम्पोर्टेंट रीजन्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वलिटीज़ इन द इंडियन सोसाइटी। अब भारतीय समाज में जो इस असमानता का मुख्य कारण बताए गए हैं वो एक तो बताया गया कास्ट सिस्टम की जो जातियां बटी हुई हैं वो इसका मुख्य कारण है। अपर क्लास पीपल वर डोमिनेंट, अब जो उच्च वर्ग वाले लोग हैं ये डोमिनेंट हैं और ये लोअर क्लास को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उनको अच्छे सहयोग नहीं करते हैं। क्रिएटिंग ए वाइड डिफ्ट, और इस ऊंच नीच की वजह से इन दोनों में ही बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। इन दोनों के बीच में एक खाई बन गई है, एक डिस्टेंस मेंटेन हो गई है। द सप्रेस्ड क्लास ऑफ पीपल वी कॉल्ड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और जो आपका ये दबा हुआ वर्ग है, जो उच्च वर्ग ने दबा रखा है, जो अमीरों ने दबा रखा है, इस दबे हुए वर्ग को ही हम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन कहते हैं सोसाइटी का। सम प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स, बहुत सारे समाज सुधारक हुए हैं, कुछ के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, यह आपको पता होना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन सब ने अपनी आवाज़ उठाई थी इस भेदभाव वाली प्रक्रिया को ख़त्म करने के लिए, और जो समाज में ऊंच नीच थी उसको ख़त्म करने के लिए इन सभी लोगों ने अपनी अपनी आवाज़ उठाई थी। स्निपेट, एक बहुत ख़ास कहानी यहाँ पर दिखाई गई है, बहुत बड़ी बात दिखाई गई है। स्निपेट जिसको कहते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद करने वाली चीज़। नेल्सन मंडेला की एक स्टोरी है कि ये एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी थे, एक आप कह सकते हैं क्रांतिकारी थे। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और ये साउथ अफ्रीका के पहले प्रधान या पहले राष्ट्रपति थे
जो कि काले थे। साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे जो काले थे। अपार्थाइड वाज ए सिस्टम ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन इन साउथ अफ्रीका। अपार्थाइड यहाँ पर कहा गया कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद था, जो साउथ अफ्रीका में रंग भेद था, वहाँ पे जो ब्लैक पीपल होते थे उनसे घृणा करते थे, उनका वहाँ पर कोई रोल नहीं था, उनको वहाँ पर आगे नहीं बढ़ने देते थे। इट वाज एनफोर्स थ्रू लेजिस्लेशन, लेकिन यह कानून के द्वारा यहाँ से ख़त्म किया गया। अंडर अपार्थाइड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द मेजॉरिटी ब्लैक इनहेबिटेंट्स एंड अदर एथनिक ग्रुप्स इन साउथ अफ्रीका वर रेस्ट्रिक्टेड एंड वाइल माइनॉरिटी रूल वाज परपेचुएटेड। अब यहाँ पर जब ये नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने कानून के माध्यम से इस अपार्थाइड को हटा दिया, इस रंग भेद को हटा दिया, और रंग भेद को हटाने के बाद सबको इक्वल रूल दिए गए, सब आज़ाद किए गए, सब अपना काम करने के लिए आज़ाद हैं, ये यहाँ पर लागू किया गया। इक्वलिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर बात आती है समानता और जो भारतीय गणतंत्र है उन दोनों के बारे में। इक्वलिटी इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अभी हमने पढ़ा था दैट इक्वलिटी इज द पार्ट ऑफ ए फंडामेंटल राइट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कहा गया डेमोक्रेसी का इसेंशियल पार्ट है इक्वलिटी। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ मेड सेवरल एफर्ट्स टू एंश्योर इक्वलिटी। जो भारतीय सरकार है वह बहुत सारे प्रयास करती है समानता को एंश्योर करने के लिए, उसको दिखाने के लिए। एवरीवन बिलोंगिंग टू एनी कास्ट, रेस, रिलीजन एंड एरिया आर इक्वल बिफोर लॉ एंड द गवर्नमेंट। कि एवरीवन, हर एक व्यक्ति जो बिलोंग करता है किसी भी कास्ट से, हर एक व्यक्ति जो बिलोंग करता है किसी भी कास्ट से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी क्षेत्र से, वह कानून के सामने और सरकार के सामने इक्वल है। वह सरकार के सामने, कानून के सामने इक्वल है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। अब जो आपका संविधान है भारत का, यह भी हर एक व्यक्ति को इक्वल मानता है। हर एक इंसान इसके सामने बिल्कुल बराबर है। अर्लियर, पहले देयर वाज नो लॉ टू प्रोटेक्ट द लोअर कास्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन और इल ट्रीटमेंट। पहले कोई नियम नहीं था, कोई रूल नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई लॉ नहीं था जिससे कि गरीबों के भेदभाव को दूर किया जा सके, जिससे कि उनके साथ जो भेद होता था वह ना हो, उनके साथ जो बुरा व्यवहार होता था वह ना हो, ऐसा कोई कानून पहले नहीं था। नाउ देयर आर सेवरल प्रोविजंस टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एज इक्वल्स। लेकिन अब आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रावधान आ गए हैं, बहुत सारे प्रोविजंस आ गए हैं जिससे कि लोगों को समान अधिकार मिलते हैं, लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा की जाती है, लोगों को बहुत ज़्यादा भेद भाव का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आइए प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो संविधान है आपका, जो आपका संविधान है उसके क्या क्या प्रावधान हैं, किसके भी आप पर इक्वलिटी के केस में वे हम जान लेते हैं। इट इज़ स्टेटेड इन प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो आपके संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या होता है कि जब आप एक प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्शन देते हैं, जब आप एक प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्शन देते हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नोन एज प्रीएम्बल। ठीक है, सो प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर इज इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। कि भारत के लोगों के लिए हर जगह पर समान स्टेटस है और समान ही उसकी अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलते हैं। सबके लिए बराबर अवसर है, अगर उसमें टैलेंट है तो वो उस चीज़ को ले सकता है। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इज एंश्योर्ड बाय द फॉलोइंग प्रोविजंस। अब जो इक्वलिटी की बात की गई है इसको आप इन 4 प्रोविजंस में देख सकते हैं कि ये 4 प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न है। ये 4 आर्टिकल्स हैं 14, 15, 16, 17 जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पहला क्या है, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। जो अब तक हमने पढ़ा कि लॉ के सामने, कानून के सामने, सरकार के सामने हर एक व्यक्ति इक्वल है, समान है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसके लिए समान इक्वल पनिशमेंट होगा। फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू ए डोमेस्टिक वर्कर, एक प्रेसिडेंट से लेकर
और एक घर में काम करने वाले झाड़ू पोछे वाले तक के लिए सबके लिए सेम लॉ है। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। हम किसी को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वंश के नाम पर, वह कहाँ पैदा हुआ उसके नाम पर या लिंग के नाम पर उसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकते। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। अब जो अवसर होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है, उनमें भी इक्वलिटी है। भाई अगर कहीं पर जॉब निकली है तो हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट्स दिए गए हैं अपना उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, उस जॉब को करने के लिए सबके लिए इक्वल राइट्स हैं। कोई वहाँ पर यह नहीं है कि नहीं ये भाई मंत्री का लड़का है तो इसको जॉब दे दो, ये बेचारा गरीब है इसको मत दो, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया। एबोलिश मीन्स उसको ख़त्म कर दिया गया। एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन। और अगर किसी भी रूप में यह प्रक्रिया में होता है, इसको लोग करते हैं तो उसको सज़ा दी जाएगी, तो उसको सज़ा दी जाएगी। ऐसा इन्होंने यहाँ पर प्रावधान निकाला है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज़ अब इन्होंने यहाँ बताई गई है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ वेज हैं जो एडोप्ट किए गए टू द बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इक्वलिटी, कि इक्वलिटी को लागू करने के लिए सरकार ने कुछ लॉज बनाए, कुछ रास्ते अपनाए। वो रास्ते क्या थे, मेकिंग लॉज। उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए। क्या बनाए, कुछ नियम कानून बनाए। जैसे कि अकॉर्डिंग टू अनटचेबिलिटी राइट, अकॉर्डिंग टू अनटचेबिलिटी राइट नो पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेट एनी अदर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर कास्ट, कि कोई भी आदमी अपने जाति के आधार पर आप उसको भेदभाव नहीं कर सकते। ये कब दूर हुआ, जब अनटचेबिलिटी एक्ट बना दिया गया, एक लॉ आ गया, एक लॉ पास कर दिया गया, एक लॉ बना दिया गया। और उस लॉ के बाद इन्होंने यह कहा कि भाई अब ये अनटचेबिलिटी एक्ट आ गया है, अब आप इस एक्ट के लिए अब किसी भी व्यक्ति को अमीर गरीब या उसको आप वह नाली साफ करने वाला है तो आप उसको उस बिहाव पर नीचा नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, ये आया था आपका अनटचेबिलिटी एक्ट में। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम इन्होंने लिया गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। अब इस एक्ट के अलावा भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स लॉन्च किए हैं। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सेवरल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स टू हेल्प द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च की। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ स्कीम है, मान लो मिड डे मील है जो सरकारी स्कूलों में हर एक बच्चे को दी जाती है। मिड डे मील जो दोपहर का खाना सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिया जाता है, उसको मिड डे मील स्कीम के नाम से लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम से जैसे कि जो गरीब बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में आए, उस खाने के बहाने वहाँ पर पढ़ें, पढ़ाई में ध्यान दें और वो भी कुछ सीखें। दिस रिड्यूस कास्ट प्रेजुडाइज एज बोथ द लोअर एंड अपर कास्ट। अब आपको पता है कि मान लो सरकारी स्कूल में कुछ मध्यम वर्ग भी पढ़ता है, कुछ छोटा वर्ग भी पढ़ता है, बड़े लोग भी पढ़ते हैं। तो वहाँ पर जो सब बच्चे एक साथ बैठते हैं तो अमीर गरीबी का जो इक्वलिटी है सबसे पहले आपको वहीं देखने को मिलती है कि भाई अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, एक साथ बैठा है, एक साथ पढ़ रहा है और एक साथ खा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्निपेट। अब ये बात की गई है, एक छोटा सा पॉइंट है। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। तमिलनाडु पहला राज्य था यह बनने वाला जिसने मिड डे स्कीम को शुरू किया था। कब, इन 2001 2001 में द सुप्रीम कोर्ट मेड इट कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टेट। और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने हर एक स्टेट के लिए इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया था। इस चीज़ को जो मिड डे मील स्कीम थी इसको मैंडेटरी कर दिया था। लेकिन भारत में सबसे पहला राज्य जो था वो तमिलनाडु था जिसने मिड डे मील को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है
इनइक्वलिटी इन अदर कंट्रीज़, जो दूसरे देश हैं उसमें इनइक्वलिटी की क्या स्थिति है वो देख लेते हैं। इन द वर्ल्ड अराउंड, पूरे संसार में इनइक्वलिटी कैन बी सीन इन वन वे और द अदर, आप अलग अलग तरीक़ों से इनइक्वलिटी को देख सकते हैं। देयर आर स्टिल मैनी कंट्रीज़ वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी कंटिन्यूज़, अब भी बहुत सी जगह ऐसी हैं, बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर लोग इक्वलिटी के लिए अब भी संघर्ष कर रहे हैं। इट हैज़ बीन द मेन इशू फॉर विच कम्युनिटीज स्ट्रगल विद ईच अदर, और यहाँ पर जो समुदाय हैं वो आपस में भी संघर्ष कर रहे हैं। उदाहरण के लिए श्रीलंका की बात है कि यहाँ पर भाषा के आधार पर असमानता है, भाषा के आधार पर असमानता है कि यहाँ पर जो खासियत, जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो सिन्हल को दी जाती है। सिन्हल जो श्रीलंका में तमिल लोग हैं, श्रीलंका के जो तमिल लोग हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कंपेरेटिवली जो इंडियन तमिल है। श्रीलंका के जो तमिल लोग हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कंपेरेटिवली जो इंडियन तमिल हैं उनके कंपेयर में। सिन्हलीज आर ऑल्सो गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़, सिन्हल्स को वहाँ पर जॉब में भी और जो बाकी अपॉर्चुनिटी है उनमें भी प्रेफरेंस दी जाती है, उनको पहले लिया जाता है, अगर जगह बच जाती है तो इंडियन तमिल्स को मौका मिलता है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में द अफ्रीकन अमेरिकन, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं मतलब जिनके एंसेस्टर्स अफ्रीकन थे उनको वहाँ पर टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल एंड डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर एंड रेस। अब अफ्रीकन अमेरिकन क्या, मान लो कभी पहले जो अफ्रीका के जो स्लेव्स थे, जो अफ्रीका से बंधुआ मजदूर के तौर पर अमेरिका में ले जाए गए थे, तो जो उनके अभी रंग भेद में अंतर है कि उनको वहाँ पर अभी इनइक्वलिटी का सामना करना पड़ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। किस बेसिस पर? उनके कलर और रेस के बेस पर। किस बेसिस पर? उनके कलर और रेस के बेस पर वहाँ पर इनइक्वलिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दिस इनइक्वलिटी स्टिल एग्जिस्ट इवन आफ्टर द मूवमेंट इन द लेट 1950s, और यह जो असमानता थी ये 1950 में जो मूवमेंट था उसके बाद भी चल रही थी। इट वाज ए स्ट्रगल फॉर इक्वल राइट्स फॉर द अफ्रीकन अमेरिकन्स, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, जो अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकन्स थे, उन्होंने बराबरी का अधिकार पाने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। बिफोर दैट, उससे पहले अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और उससे पहले, संघर्ष से पहले इनको अच्छे ट्रीट नहीं किया जाता था। अ लॉन्ग एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट, और जो ये मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था अफ्रीकन अमेरिकन्स ने, इस मूवमेंट का नाम था सिविल राइट्स मूवमेंट। क्या नाम था? सिविल राइट्स मूवमेंट। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964, अब एक एक्ट बना 1964 में जिसने प्रोहिबिट किया, मना कर दिया, बैन कर दिया कि आप रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर और नेशनल ओरिजिन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल द स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, कि जितने भी स्कूल हैं ये ओपन हो जाएंगे और उसमें अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे भी पढ़ेंगे। आप उनमें बैन नहीं कर सकते कि सिर्फ अफ्रीकन वो यहाँ ना पढ़ें या सिर्फ अमेरिकन ही यहाँ पर पढ़ेंगे, ऐसे आप नहीं कह सकते। दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स स्पेशली ये सेट अप फॉर देम, और अब अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए कोई अलग स्कूल नहीं है, अब ये लोग साथ में पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, कोई भेदभाव वहाँ पर नहीं किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, this was all about the equality which is provided by the constitution to the every citizen of India. This was all about that. ठीक है, सो यहाँ तक आप लोग ध्यान से सुने। अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, अपना ध्यान रखें, हैव ए नाइस डे।